Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss lease financing. इससे previous 3 parts में हम लोगों ने financial management के एक एक aspects को discuss किया, उसकी definition, उसकी meaning से लेके सारे के सारे points को. Now इस lecture video में हम लोग discuss करेंगे lease financing जो कि medium और long term financing का source होता है. ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जिसमें हम लोग एक असेट को, ए और बी दो पार्टी हैं, ए के पास असेट है, असेट ये ऑनर है असेट का, बी को इस असेट की ज़रूरत है. तो अब ए क्या बोलेगा? ऐसा है, ये मैं इसका ऑनर हूँ, आप इस असेट को यूज़ कर लो, लेकिन बदले में मुझे कुछ लीज रेंटल देते रहना, कुछ फीस वगैरह देते रहना, तो कुछ रेंट देते रहना, आप इस असेट को खरीद लो. एक्चुअल में ऑनर कौन होगा? ऑनर तो ए ही हुआ, लेकिन बी उस असेट को यूज़ कर रहा है जिसके बदले में उसको रेंट दे रहा है. तो कहीं ना कहीं एक इसकी रेगुलर इनकम बन गई. ठीक है, इसकी रेगुलर इनकम बन गई, मतलब डे टू डे कुछ ना कुछ इनकम इसके पास पहुंचती रहेगी. और बी का क्या बेनिफिट है? बी का बेनिफिट है कि डे टू डे उस असेट को वो यूज़ करता रहेगा अपनी कैपिटल और इन्हेंसमेंट के लिए. सो लेट्स स्टार्टेड कि लीज फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मीडियम और लॉन्ग टर्म असेट का, जहाँ पे जो ऑनर होता है असेट का वो दूसरे पर्सन को एक हक देता है, द राइट टू यूज, कि आप इस असेट को यूज करो, लेकिन बदले में मुझे कुछ पेमेंट देते रहना, जिसको लीज रेंटल बोलते हैं. ठीक है, फिर जो ऑनर होता है असेट को, जो असेट का ऑनर है, मतलब ये ए को कौन बोला जाएगा? ए को बोला जाएगा लेसर, और जो बी है जो इस असेट को यूज कर रहा है वो है लेसी. ठीक है, तो इसका मतलब है आपको लीज फाइनेंसिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है. इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी. मेरा असेट है, मैं उस असेट को यूज कर रही हूँ, अभी तो वो मेरा असेट है, ऑनर हूँ, अगर कोई और को दे रही हूँ वो यूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? लेसी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट है, इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बोला है जो पीरियोडिकल पेमेंट है उसको तो लीज रेंटल बोलते हैं, और जो लीज है, लीज फाइनेंसिंग है, लेसी को एक हक देती है कि वो उसको यूज करे, बट ऑनरशिप किसके पास रहती है? देखो, मैंने इसके अंदर ए ने क्या किया? बी को हक दिया कि आप इसको यूज करो, लेकिन ऑनरशिप किसके पास रही? एक्चुअल में ए के पास ऑनरशिप रही. ठीक है, उसके बाद देखो, ऑनरशिप तो एट द एंड लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसर के पास ही रहती है. द असेट इज रिटर्न टू द लेसर, लेसर को वापस देना पड़ता है असेट. एक ऑप्शन होता है, एन ऑप्शन इज गिवन टू लेसी. लास्ट में मान लो मैं पेमेंट करती जा रही हूँ, मैं लेसी हूँ, मैंने सामान यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको पेमेंट करती जा रही हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन फिर वो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है. जब आप फाइनेंशियल लीज पढ़ोगे आगे 2 टाइप्स में, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप उस एसेट को खरीद सकते हो. ठीक है, या तो आप खरीद सकते हो, या तो उस लीज एग्रीमेंट को आप क्या कर सकते हो? रिन्यू करवा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं. 2 टाइप की लीज होती है, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज. थोड़ा थोड़ा इसको मैं बता देती हूँ. फाइनेंस लीज में रिस्क, ये पहली बात तो लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए होती है ज़्यादातर फाइनेंस लीज. रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है वो लेसी के पास चला जाता है. लेसी, लेसी का मतलब जो उसको यूज कर रहा है, जो उसको यूज कर रहा है. क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक दे दी जाती है असेट, तो इसको फाइनेंशियल लीज की दिया जाता है. और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होती है उसको ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है. ये लॉन्ग सिनेरियो के लिए होती है.
इसके बाद फाइनेंशियल लीज में लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कि आप उस असेट को खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आप फाइनेंस लीज देते हो। लेकिन शॉर्ट जो होती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है, जिसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, आप लीज एग्रीमेंट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लीज होती क्या है। फाइनेंशियल लीज कौन सी होती है? इट इज द लीज वेयर द लेसर ट्रांसफर, लेसर कौन हो गया? द ऑनर, honor of the asset. Lesser transfers substantially all the risk and rewards of ownership asset to the lessee. ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, क्या ट्रांसफर करता है? जितने भी रिस्क होते हैं कि भाई ए और बी दो पार्टी हैं, ए हो गया लेसर मतलब ऑनर, इसने बी को असेट यूज करने के लिए दे दिया जो कि है लेसी। अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने बहुत लंबे टाइम तक के लिए दे दिया, अब आप क्या करो, आप ही इसका रिस्क झेलो, इसमें डिफॉल्ट अगर आए तो आपकी जिम्मेदारी है, इससे कुछ मुनाफा हो तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो इट पुट्स द लेसी इन द सेम कंडीशन, ये लगभग बी एक तरीके से पूरा हक इसका बी का हो जाता है, एक ही तरह ही सारा का सारा राइट मिल जाता है, लेकिन ऑनरशिप के अलावा the lessee is in the same condition as he she would have been if he she had purchased the asset. लास्ट में कुछ टाइम पीरियड के बाद ए ने क्या किया, अपना असेट को बी को दे दिया, टाइम पीरियड के बाद ये उसको पेमेंट दे रहा है, 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, पेमेंट जाती जा रही है, बहुत टाइम तक चलता जा रहा है। फिर लास्ट में बी के पास ये ऑप्शन होता है कि भाई अब मैं असेट को खरीद लेता हूँ, और अगर खरीद ही लेता है तो ये इसका ऑनर ही बन जाता है। तो ये होती है आपकी फाइनेंस लीज। उसके बाद फाइनेंस लीज के भी 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी पीरियड, जिसके अंदर प्राइमरी पीरियड में क्या हो गया, आप पेमेंट दे रहे हो पीरियोडिकली, 1 पेमेंट दी, फिर 2 पेमेंट दी, फिर 3 पेमेंट दी, देते जा रहे हो। और होता है एक सेकेंडरी, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंडरी के अंदर क्या ऑप्शन है, जब आप उस असेट को खरीद ही ले रहे हो। 2 ऑप्शन हो गए, एक हो गया प्राइमरी, प्राइमरी कौन सी होती है, दिस इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड एंड इन दिस पीरियड द लेसर रिकवर हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ए बी, ए का असेट था, मान लो वो असेट था 10 लाख रुपीस का, बी ने इसको पीरियोडिकली पेमेंट देता रहा, इतनी पेमेंट ये रिसीव कर लेगा जिससे वो 10 लाख पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो इसकी है, इन्वेस्टमेंट वो कवर कर लेगा। और इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी तो फिर उसके बाद बी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस असेट को खरीद ले। में लास्ट फॉर इंडेफिनेट, जो प्राइमरी पीरियड है वो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम के लिए भी चल सकता है। द लीज रेंटल फॉर द सेकेंडरी पीरियड, सेकेंडरी पीरियड में जो अमाउंट होती है वो काफ़ी कम होती है। अब आप एक बात बताओ, ए के पास असेट था 10 लाख रुपए का और बी ने इसको पेमेंट देता रहा 10 लाख रिकवर हो गए, लास्ट में बी की पेमेंट क्या बहुत ज़्यादा होगी? नहीं, उसने तो असेट खरीदना ही है, तो बी की जो पेमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी इस सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो फाइनेंस लीज के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आप लोग ना केवल ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के बारे में पढ़ोगे, जबकि इसका डिफरेंस भी बहुत डिटेल में एक एक बारीकी से समझोगे। ना फाइनेंस लीज की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लेसी को एक राइट देती है। लेसी कौन है? द यूजर ऑफ द असेट। ठीक है, यूजर को एक राइट देती है कि आप एक असेट को आप इस असेट को यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लीज रेंटल क्या होता है? चार्जेस होते हैं लेसर के ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड। प्राइमरी पीरियड में वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को कवर करेगा। कौन? ऑनर। लीज रेंटल फॉर द सेकेंडरी पीरियड, सेकेंडरी पीरियड में जो भी लीज की अमाउंट होती है वो कम होती है प्राइमरी पीरियड के कंपैरिजन में। लीज रिस्पॉन्सिबल होता है, लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस। अब आप बात बताओ कि एक तरफ ए और बी की बात हो रही है, ए ने जब लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए बी को असेट यूज करने के लिए दे रखा है, तो जो भी इससे रिलेटेड रिस्क होंगे या इसकी मेंटेनेंस का कोई काम होगा तो वो कौन बियर करेगा? बी, क्योंकि उसके पास सारे के सारे राइट्स पहुंच चुके हैं। कोई भी एसेट बेस्ड रिस्क और रिवॉर्ड लेसर बियर नहीं करेगा। लेसर के पास सिर्फ ऑनरशिप है, वो भी अगर वो खरीदता नहीं है एसेट तो, बी अगर एसेट नहीं खरीदता तो।
इस टाइप की जो लीज होती है वो नॉन कैंसिलेबल लीज होती है। द लेसर इन्वेस्टमेंट इज अश्योर्ड, लेसर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो कंफर्म तौर पे आप कवर कर लोगे। ऑपरेटिंग लीज को शॉर्ट टर्म टाइप की लीज भी बोला जाता है, लीज अदर देन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के अलावा जो लीज होती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास रहेगा, ए बी, दो पर्सन है, इसका एसेट है, इसके पास ही ऑनरशिप है, इसने शॉर्ट टर्म के लिए बी को ये यूज करने के लिए दे दिया। बी यूजर है, ये कौन हो गया, लेसर, ये कौन हो गया, लेसी। अब इस सिनेरियो में ये क्या करेगा, एसेट को यूज करेगा, लेकिन इसकी जो पीरियोडिकल पेमेंट होती है वो कम होती है फाइनेंस लीज से, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस एसेट को दे रहा है, ठीक है। फिर आएगा नॉट ट्रांसफर्ड बाय द लेसर टू द लेसी। अब इसके जो हमने पहले सिनेरियो में पढ़ा था फाइनेंस लीज, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी लेसी होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क एंड रिवॉर्ड, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ऐसा नहीं होता। रिस्क और जो भी रिवॉर्ड होता है वो ऑनर के पास ही रहता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज अटैच्ड विद लेसर ओनली, ठीक है। द टर्म ऑफ सच लीज कम होती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट से, इसीलिए ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को कवर अप नहीं कर पाता। फाइनेंस लीज में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कवर अप हो रही थी, बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की बात है, तो इन्वेस्टमेंट कवर नहीं हो सकती। फाइनेंस लीज में हमने पढ़ा था कि बी के पास लास्ट में ये ऑप्शन होता है कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे दी। अब बी के पास ये ऑप्शन है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है, बी परचेज नहीं कर सकता, अपना लीज एग्रीमेंट को बढ़ा सकता है, लीज एग्रीमेंट को रिन्यू करवा सकता है, ठीक है। एंड दस द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द लेसर, टोटल इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होती लीज रेंटल से प्राइमरी पीरियड में, सेकेंडरी पीरियड में लीज रेंटल को आगे बढ़ा करके किया जा सकता है। ऑपरेटिंग लीज में लेसर यूजुअली प्रोवाइड एडवाइस टू द लेसी, एक आपको एडवाइस देता है फॉर रिपेयर, रिपेयर कौन करेगा, मेंटेनेंस एंड टेक्निकल नो हाउ, एक एडवाइस देता है कि आप कर लो, लेकिन एक्चुअल में जो भी राइट होता है वो किसका होता है, लेसर का होता है। एंड दैट इज वाई इस टाइप की लीज को सर्विस लीज भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो कि ऑपरेटिंग लीज इज नोन एज सर्विस लीज। क्या होता है कि जब हम इसके फैमिलियर टर्म से एग्जाम में फ्रेम होते हैं क्वेश्चंस, तो हम इसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग लीज से रिलेटेड है या फाइनेंस लीज से रिलेटेड है। लेकिन जब भी कभी इसके दूसरे नामों से इनको जाना जाता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हाईलाइट करके अपने नोट्स में मेंशन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ऑपरेटिंग लीज की बात करूं, लीज टर्म जो होती है वो कम होती है इकोनॉमिक लाइफ से। राइट टू टर्मिनेट द लीज बाय गिविंग शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस अगर वहां पे जब हमने फाइनेंस लीज की बात करी थी, फाइनेंस लीज की बात करी थी, तो हमने पढ़ा था ये नॉन कैंसिलेबल होती है, नॉन कैंसिलेबल होती है लीज, लेकिन ये वाली कैंसिलेबल होगी, ये आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होती, लेकिन फाइनेंस लीज तो कैंसिलेबल ही नहीं होती। नेक्स्ट इज लेसर प्रोवाइड द टेक्निकल नो हाउ ऑफ द लीज एसेट टू द लेसी, लेसर के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि ऑनरशिप और रिस्क रिवॉर्ड सारी की चीजें किसके पास रहती है, ये अगेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ऑनरशिप ऑफ द एसेट आर borne by the lessor. Lessor has to depend on leasing of an event to different lease for recovery of his investment. Suppose A and B are the two person, A is the owner of the asset and B is the user. It means A is the lessor and B is the lessee. नाउ द कंडीशन इज, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, एक बार लीज रेंटल बना 10 लाख की इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मान लो 2 लाख
कि लीज रेंटल इससे बनी, इसने पीरियोडिकल पेमेंट करी, 2 लाख रिकवर हो गए। अब क्या दूसरी किसी और को पकड़ना पड़ेगा? हाँ, ए को किसी और पर्सन को पकड़ना पड़ेगा, सपोज सी को। अब इसके साथ इसी एसेट को ये इसको दे देगा, ये यूज करेगा, ये लेसर, ये लेसी बन जाएगा और ये लेसी बन जाएगा, तो ये क्या करेगा? एसेट को इसका लीज रेंटल बनेगा। तो इन्होंने बोल रखा है डिफरेंट लीज रेंटल बनते हैं, डिफरेंट लीज एग्रीमेंट बनते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट को कवर अप करने के लिए। नाउ डिफरेंस की बात करूं तो काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर रिस्क और रिवॉर्ड फाइनेंस लीज की बात करूं तो रिस्क और रिवॉर्ड लेसी के पास पहुंच जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में रिस्क और रिवॉर्ड लेसर के पास ही रहते हैं। लीज एग्रीमेंट जहां पे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं वो कौन सा होता है? वो फाइनेंस लीज होता है, जबकि द लीज एग्रीमेंट इन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इज ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज सॉर्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट की तरह होती है। क्यों? क्योंकि एक लंबे सिनेरियो की बात करता है, शॉर्ट टर्म फ्रेम की बात नहीं करते, जबकि ऑपरेटिंग लीज बिल्कुल सिमिलर होती है रेंटल एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बेस्ड होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेस्ड की बात करते हैं यहाँ पे हम। नाउ फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जबकि ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ऑपरेटिंग लीज फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि यहाँ पे पर्सन भी डिफरेंट हो सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, जबकि फाइनेंस लीज थोड़ी सी रिजिड होती है, रीजन इज उसको कैंसिल नहीं कर सकते, नॉन कैंसिलेबल होती है। फाइनेंस लीज द ऑनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड में, या तो वो एसेट को खरीद लेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर इस टाइप का नहीं होता। पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट विच इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होती है ऑपरेटिंग लीज में, जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनेंस लीज में परचेज का ऑप्शन मिलता है। फाइनेंस लीज में जो ऑनरशिप होती है एसेट की वो एट द एंड ट्रांसफर कर ली जाती है अगर तो एसेट को परचेज किया गया है, लेकिन अगर एसेट को परचेज नहीं किया गया तो ऑनरशिप फाइनेंस लीज में भी लेसर के पास रहती है। ये हो गया लेसर, ये हो गया लेसी, ऑनर और यू कैन से लेसर, ये हो गया लेसी। किसकी बात कर रही हूँ? फाइनेंस लीज की बात कर रही हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। फाइनेंशियल लीज की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल लीज में इसने इसको लीज रेंटल पे करता गया, इसकी 10 लाख अमाउंट की रिकवरी हो गई, लेकिन ये इस असेट को परचेज नहीं कर रहा, तो ऑनरशिप अगेन किसके पास रहेगी? ए के पास। लेकिन अगर ये असेट को परचेज करता है नॉमिनल अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू प्राइस दे के, तो ऑनरशिप किसके पास पहुंच जाती है? बी के पास। मतलब फाइनेंस लीज में एक ऑप्शन होता है कि ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड बट इट इज नॉट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। नाउ उसके बाद फाइनेंस लीज में द लेसी बियर द रिस्क। फाइनेंस लीज में कौन बियर करेगा? लेसी के पास रिस्क, रिवॉर्ड, सारी की सारी चीजें, लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर बियर करता है। कोई भी कॉस्ट होती है रिपेयर और मेंटेनेंस से, वो कौन देता है? लेसी देता है फाइनेंस लीज में, जबकि ऑपरेटिंग लीज में कौन देगा? लेसर देगा, मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह सारा कुछ। नेक्स्ट, उसके बाद हम कुछ फायदे और नुकसान की बात करेंगे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक ऑनर हूँ तो क्या क्या मुझे फायदे हो सकते हैं? रेगुलर इनकम बन जाएगी, टैक्स वगैरह बेनिफिट होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं उसकी बात करेंगे। फिर नुकसान की बात करेंगे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांटेजेस लेसर को क्या है? एक रेगुलर इनकम मिल जाती है, मतलब डे टू डे के खर्चे मैं बियर अप कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लीज रेंटल कुछ ना कुछ रेंट की अमाउंट में मिलता रहता है। मेरा ऑनरशिप भी मेरी है, कभी भी मैं चाहूँ, अगर ऑपरेटिंग केस है तो मैं कभी भी चाहूँ तो असेट को अपने पास कब्जे कर सकती हूँ। ठीक है, ऑनरशिप एक्चुअल में मेरे पास रहती है। लेसर गेट लीज रेंटल बाय लीजिंग एन एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ lease which is an assured and regular income, and ownership in case of finance lease the lessor transfer all the risk and reward incidental to ownership to the lessee without the transfer of ownership of asset, hence the ownership lies with the लेसर। जो ऑनरशिप है वो ऑनर के पास ही रहती है, लेसर के पास ही रहती है। बेनिफिट ऑफ टैक्स का क्या है कि जो ऑनरशिप होती है
वो टैक्स का बेनिफिट किसको मिलता है, लेसर को मिलता है। किस केस में, दोनों ही केस की सिनेरियो की बात करूं, क्योंकि ऑनरशिप उसके पास है एसेट की, तो टैक्स का बेनिफिट भी, टैक्स से छूट भी मिलती है किसको, लेसर को। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है लीज रेंटल पे वो बहुत अच्छा खासा रहता है, ज़्यादा रहता है, जबकि और कहीं पे आप फाइनेंस करते हो उसके कंपैरिजन में जो रिटर्न रहता है लीज फाइनेंसिंग में वो ज़्यादा रहता है। इसकी पोटेंशियलिटी भी बढ़ती है, हाई पोटेंशियलिटी ऑफ ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे से इंक्रीज करती है। डिमांड जो है वो लीजिंग की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इकोनॉमिक लाइफ में। ऑफ द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंट फर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेंटेन्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करके रख सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड of depression. Thus the growth potentiality of lease is much higher as compared to other forms of business. दूसरे फॉर्म्स की कंपैरिजन में बात करूं तो यहाँ पे जो भी आपकी पोटेंशियलिटी होती है, ग्रोथ होती है, उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब तक मन करे असेट को यूज़ करो, अदरवाइज आप उसको पे बैक कर दो। नाउ टू लेसी, अगर मैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिसको लेसर और लेसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो ऑनर और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे कैपिटल गुड्स मिल गया, जिसको मैं यूटिलाइज करके काफी सारा मनी अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने 10 लाख का सामान था, 10 लाख ना दे के 10,000 की पेमेंट करी और इतना बड़ा असेट को यूज किया और अपनी कैपिटल को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। एन असेट, बट इट कैन यूज एन असेट बाय पेइंग स्मॉल मंथली अमाउंट्स। जैसे कि मैंने बताया टैक्स का बेनिफिट, अ कंपनी इज एबल टू एंजॉय द टैक्स एडवांटेज ऑन लीज पेमेंट एज लीज पेमेंट कैन बी डिडक्टेड एज बिजनेस एक्सपेंस। जब भी आप ये दिखाओगे कि आपने लीज में कोई भी सामान ले रखा है तो ये एक आपके लिए टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि ये बिजनेस के खर्चों में हम दिखा सकते हैं। नाउ चीपर, लीज सोर्स चीपर होता है एज कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने बोला 10 लाख का आप असेट खरीदते तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए थे, लेकिन आपने उतने ही 10,000 की पेमेंट करके काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए उस असेट को यूज़ करके अपना मनी को जनरेट कर लिया। फिर इन्होंने बोल रखा है टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब आप टेक्निक्स वगैरह सपोर्ट कर सकते हो लीज के एस्पेक्ट से। इन्फ्लेशन फ्रेंडली है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, लेकिन आपको तो फिक्स्ड अमाउंट में देना है ना, ये आपको एक बेनिफिट है। इन्फ्लेशन तो बढ़ता जाएगा, 10 लाख की मशीनरी फ्यूचर में 11 लाख 12 लाख की हो जाएगी, लेकिन आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का ही इंटरेस्ट देना है, 10,000 वगैरह ही देना है। और ऑनरशिप क्या होगी, एक्सपायरी ऑफ प्राइमरी पीरियड के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फाइनेंस लीज में और एक होता है फाइनेंस लीज में और एक होता है आपका जो हमने ऑपरेटिंग लीज पढ़ी। फाइनेंस लीज में आपके पास असेट को परचेज करने का ऑप्शन होता है, तो आपके पास ऑनरशिप आ जाएगी बाय पेइंग द नॉमिनल और द फेयर रेंटल वैल्यू। नाउ ऑपरेटिंग के अंदर मैं बात करूं तो आप लीज एग्रीमेंट को बढ़ा सकते हो, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। दोनों ही प्राइमरी के बाद, प्राइमरी पीरियड के बाद, दोनों का प्राइमरी पीरियड इज द पीरियोडिकल पेमेंट। देखना फाइनेंस लीज में भी आप प्राइमरी पीरियड में प्राइमरी पीरियड को कवर अप करने के लिए पीरियोडिकल पेमेंट करोगे और ऑपरेटिंग में भी सेम इसी तरीके का सिनेरियो करोगे। नाउ क्या नुकसान है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, जो हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस को पढ़ा ना, देखो एडवांटेजेस को हमने पढ़ा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस का सिनेरियो ये रहेगा कि जो एडवांटेजेस लेसर के थे वो यहाँ इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, और जो लेसी के एडवांटेजेस थे ये इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। कैसे? अनप्रॉफिटेबल है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ती रहती है, अगर मैं एक ऑनर हूँ, ठीक है, मैं ऑनर हूँ, मैं लेसर हूँ, ये ए है, ये बी है, ये लेसी है, मेरा एसेट 10 लाख का था, 2 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गई। लेसी मुझे 10,000 दे रहा था उस टाइम भी,
अभी भी फिक्स्ड अमाउंट में रेंटल वैल्यू 10,000 ही दे रहा है, तो उस सिनेरियो के अंदर मैं इन्फ्लेशन से दिक्कत हो जाएगी मुझे। मेरे जो एसेट की वैल्यू है वो तो बढ़ गई, लेकिन जो मुझे रेंटल वैल्यू है वो फिक्स्ड ही मिल रही है, तो ये मेरे लिए एक नुकसान का केस है। ठीक है। सेल्स टैक्स की बात करूं तो ये ट्वाइस चार्ज कर लिया जाता है। एक तो जब असेट मैंने खरीदा तब मुझे कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ा होगा, और एक जब मैंने लीज पे दिया तब भी मुझे असेट को लीज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं टैक्स पे करना पड़ा होगा, इसीलिए ये दुगना चार्ज करता है। ग्रेटर चांस ऑफ डैमेज ऑफ असेट के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बी है ये क्या कर रहा है, असेट को यूज़ कर रहा है। बस यूज़ करने से उसको मतलब होता है प्रॉफिट कमाओ, कैपिटल को जनरेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो असेट किस हद तक यूज़ कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा लेसर कोई बियर करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे असेट के खतरे के चांसेस, मतलब डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेसी को क्या नुकसान है, कंपल्शन, क्योंकि नॉन कैंसिलेबल फाइनेंस लीज में मैंने ये पढ़ा था कि ये कंपल्शन क्रिएट करती है, क्योंकि ये कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल है, कैंसिल नहीं होती, दैट इज वाई ये क्या करते हैं, कंपल्शन डालती है। ऑनरशिप ऑफ द असेट, ऑनरशिप जो होती है वो असेट की किसके पास रहती है, दोनों ही केस में लेसर के पास रहती है। लेसी को एक नुकसान होता है कि वो असेट का ऑनर नहीं बनता जब तक वो असेट को खरीद नहीं लेता। नाउ यहाँ पे ये कॉस्टली भी पड़ जाती है। लीज फाइनेंसिंग इज मोर कॉस्टली देन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, वो लेसी को पे करने पड़ते हैं। लीज रेंटल एज वेल एज एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू द ऑनरशिप ऑफ द असेट। जैसे कि फाइनेंस लीज में बात करूं तो रिस्क, रिवॉर्ड, मेंटेनेंस, सारा खर्चा किसका है, लेसी का है, तो लेसी को ही बियर करने पड़ेंगे ये सारे खर्चे, तो इसीलिए ये महंगा सोर्स भी माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज लेसी इज नॉट द ऑनर ऑफ द असेट। जो लेसी है वो असेट का ऑनर तो बन नहीं गया, इसीलिए जब मैं बैलेंस शीट को प्रिपेयर करूंगी, ठीक है, ये असेट्स हो गए, ये लायबिलिटीज हो गई आपकी, ये असेट्स हो गए, तो मैं यहाँ पे असेट को क्या मेंशन कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ पे मेंशन कैसे करूँगी, जब मैं ऑनर बन जाऊँगी तभी तो मेंशन करूँगी। तो इसीलिए ये एक नुकसान है कि जब तक मैं उस स्टेटमेंट की ऑनर नहीं हूँ, उस असेट की ऑनर नहीं हूँ, तब तक मैं अपनी बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करती, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये लेक्चर हम लोगों ने लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा कि लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन। देखो सारा का सारा पॉइंट क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हमने लीज फाइनेंसिंग को पढ़ा। लीज फाइनेंसिंग मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आती है, जहाँ पे ऑनर होता है असेट का, वो जो यूजर होता है उसको एक राइट देता है कि आप उस सामान को क्या करो, यूज करो, बदले में मुझे एक रेंटल अमाउंट देते रहना, जिसको रेंटल अमाउंट को लीज रेंटल बोलते हैं। ए जो होता है वो क्या करता है, असेट का ऑनर होता है, वो लेसर कहलाता है, और बी जो होता है वो लेसी होता है। ठीक है। रेगुलर इनकम को बोलते हैं रेंटल पीरियोडिकल पेमेंट को लीज राइट बोला जाएगा, लीज रेंटल। और जो ऑनरशिप होती है वो लेसर के पास ही रहती है, दोनों ही केस में, जब तक असेट को क्या किया नहीं जाता, परचेज। दो टाइप की लीज के बारे में हमने पढ़ा, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जबकि ऑपरेटिंग लीज होती है शॉर्ट टर्म के लिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड फाइनेंस लीज में लेसी का होता है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर का होता है। नेक्स्ट बात की हमने फाइनेंस लीज की, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो रिस्क वगैरह है, रिस्क ऑनरशिप वगैरह है, वो किसके हाथ में चली जाती है, लेसी, क्योंकि वो एक तरीके से रोल प्ले करता है ऑनर का। लेकिन ऑनरशिप तब भी ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो सेकेंडरी सोर्स की पेमेंट नहीं कर देता, तब तक वो परचेज नहीं कर देता असेट, तब तक। नेक्स्ट फाइनेंस लीज की हमने दो पेमेंट की बात करी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में वो रेंटल पेमेंट देता रहेगा दोनों ही केस में, फाइनेंस लीज में भी और ऑपरेटिंग लीज में भी। प्राइमरी पीरियड में वो रेंटल वैल्यू कवर करेगा, और जो सेकेंडरी पीरियड होगा उसके अंदर वो
फुल पेमेंट को रिसीव कर लेगा जब असेट को खरीदेगा। फिर उसके बाद डिवाइस में लेसी को एक राइट मिलता है और जो लेसी है वो रेंटल चार्जेस पे करता है, सेकेंडरी पेमेंट में उसको असेट मिल जाता है। लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्क रिवॉर्ड के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और ये नॉन कैंसिलेबल होती है जो कि कैंसिल नहीं होती। ऑपरेटिंग लीज को शॉर्ट टर्म लीज के तरीके से भी जाना जा सकता है, जिसमें असेट जो है वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ असेट ट्रांसफर नहीं होती, और ये शॉर्ट टर्म के लिए माना जाता है। टोटल जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो किसके पास, लेसर के पास ही रहते हैं। और टेक्निकल नो हाउ वगैरह ये सब सर्विस लीज के नाम पे भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग लीज कम होती है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और ये राइट देती है कि आप उस असेट को टर्मिनेट, उस लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड लेसर के पास रहता है और जो लेसर है वो डिपेंड करता है उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। दो बहुत सारे डिफरेंस पड़े रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लोन एग्रीमेंट, इसको रेंटल लीज एग्रीमेंट भी माना जाता है। जो फाइनेंस लीज होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। और जो फाइनेंस लीज होती है इसके अंदर ऑनरशिप ऑफ द असेट केवल और केवल जब हम असेट को खरीद लेते हैं तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, जबकि ऑपरेटिंग लीज में ऐसा सिनेरियो नहीं होता। नेक्स्ट इज फाइनेंस लीज के अंदर ऑनरशिप की हमने बात कर ली। रिस्क और रिवॉर्ड किसके हक में रहता है, लेसर के, लेसी के। यहाँ पे लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, जबकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर बियर करेगा। रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कौन बियर करेगा, यहाँ पे ये फाइनेंस लीज के अंदर लेसी बियर करेगा, जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर कौन बियर करेगा, लेसर बियर करेगा। फिर हमने इसके फायदे सीखे कि यहाँ पे रेगुलर पेमेंट होती है। ऑनरशिप जो होती है, ऑनरशिप असेट की ट्रांसफर केवल तब हो सकती है जब असेट को परचेज कर लिया जाए। बेनिफिट असेट का मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी रहती है और पोटेंशियल ग्रोथ रहती है, धीरे धीरे फर्म अच्छे से बढ़ती है। लेसी जो यूजर होता है उसको एक कैपिटल असेट मिल गया जिसको वो डे टू डे यूज करेगा। टैक्स का फायदा मिलता है, ठीक है, जहां पे उसको टैक्स लीज पेमेंट में से घट जाता है और इसको चीपर सोर्स भी कहा जाता है। इन्फ्लेशन फ्रेंडली इसलिए भी बोला गया है क्योंकि जब डे टू डे असेट की वैल्यू को इंक्रीज हो रही है फिर भी हमें फिक्स्ड अमाउंट में रेंटल वैल्यू ही पे करनी पड़ी और ऑनरशिप एक्सपायरी डेट में क्या हो जाएगा, लेसर का हो जाएगा, लेसी का हो जाएगा। अनप्रॉफिटेबल है, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, सेल्स टैक्स 2 बार बियर करना पड़ जाता है और यहाँ पे डैमेज ऑफ असेट, असेट के डैमेज होने का ज़्यादा चांस होता है। लेसी को क्या नुकसान है, यहाँ पे कंपल्शन नॉन कैंसिलेबल है जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। ऑनरशिप ऑफ द असेट, जो ऑनरशिप होती है वो केवल तभी आपकी फाइनेंस लीज में ट्रांसफर हो सकती है जब आप असेट को परचेज कर लेते हो। और ये कॉस्टली ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ना केवल आपको रेंटल वगैरह, रेंटल पीरियोडिकल पेमेंट्स वगैरह देनी है, जबकि आपको मेंटेनेंस वगैरह का भी खर्चा देना पड़ रहा है। एंड एट द लास्ट हम लोगों ने अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट पढ़ा कि जब मैं ऑनर नहीं हूँ तो मैं बैलेंस शीट में नहीं उस असेट को शो कर सकती, और जब मैं असेट को शो नहीं कर सकती तो उसके बेनिफिट्स मैं वहाँ से कवर अप नहीं कर सकती। सो इस लेक्चर वीडियो में होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आए होंगे। नाउ अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी टाइप का डाउट हो लीज फाइनेंसिंग से या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी भी एस्पेक्ट से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोग को उसका अच्छे से रिवर्ट मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।